हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार। स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था एंटीनेटल केयर, यानी कि बोले तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर लेबर स्टार्ट होने तक का समय, जिसे हम बोल रहे हैं आपका एंटीनेटल पीरियड। और उसमें पहला पॉइंट आता है एंटीनेटल पीरियड में प्रीनेटल पीरियड। तो इस दौरान जो हम केयर करेंगे वो, इसके अलावा सेकंड पार्ट इसका इंट्रानेटल केयर। बोले तो जब आपका लेबर स्टार्ट हो गया वहां से लेकर जब आपने बच्चे का एक्सपल्सन कर दिया वहां तक जो केयर करेंगे ये सारी केयर। और तीसरा और अंतिम, डिलीवरी हो जाने के बाद में, बेबी एक्सपल्सन हो जाने के बाद में 42 डेज, बोले तो पिपीरियल पीरियड या इसे पोस्टपार्टम पीरियड भी हम कह रहे हैं। इस समय जो हम केयर करते हैं इन सभी केयरों को हम इंक्लूड करते हैं आपकी एएनसी में, एंटीनेटल केयर। यानी 3 प्रकार की केयर इसमें आती हैं, 3 पोर्शन इसमें इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट पोर्शन आपका कंसेप्शन से लेकर लेबर स्टार्ट होने तक का, वो सारी केयर इसमें आने वाली है। दूसरा जब लेबर चलता है वो केयर इसमें आने वाली है। और तीसरा लेबर के बाद वाली केयर। बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं, चाहे वो सीएचओ की एग्जाम हो जिसमें टोटली कम्युनिटी के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपकी अदर एग्जाम्स लाइक एम्स की एग्जाम रही हो, या कोई भी बड़े एग्जाम ईएसआईसी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, या बहुत सारे सवाल इसमें से देखने को मिलते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, कुछ पॉइंट डिस्कस भी कर लिए थे, लाइक ईडीटी क्या होता है, कितनी विजिट्स करनी चाहिए, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से कितनी विजिट होती हैं, बुकिंग विजिट किसे कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया। एंटीपार्टम केयर किसे हम कहते हैं, एंटीपार्टम पीरियड क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और एजुकेशन पे हम बात कर रहे थे। एजुकेशन में सबसे पहला जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था वह था रेस्ट एंड एक्सरसाइज। इसके आगे भाई कुछ जो पॉइंट्स बचे हुए थे, रिमेनिंग पोर्शंस, 4 पॉइंट और उसमें आते हैं एजुकेशन में ही, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और कोशिश करेंगे कि इस क्लास में हम एंटीपार्टम जो केयर है वो हम पूरी करें, और नेक्स्ट क्लास में इंट्रा और पोस्ट को लेकर इस एएनसी के चैप्टर को हम क्लोज करें। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अब रिमेनिंग पोर्शन के साथ में। बोले तो हेल्थ एजुकेशन जो हम दे रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। यह है आपके सामने प्रीनेटल केयर, यानी कि एंटीनेटल केयर का पहला पोर्शन जो हम डिस्कस कर रहे थे, प्रीनेटल केयर। प्रीनेटल पीरियड हमने डिस्कस कर लिया था। प्रीनेटल पीरियड कहाँ होता है, कब से कब, तो हमने बताया था आपको पीरियड पीरियड के बारे में। कंसेप्शन जब आप कर रहे हैं, कंसेप्शन जब आपने किया, जब आपने कंसीव किया, वहां से लेकर ऑनसेट ऑफ लेबर, ऑनसेट ऑफ लेबर, यह समय क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा यह समय ही क्या कहलाता है, प्रीनेटल पीरियड। और इस दौरान जो केयर कर रहे थे वह प्रीनेटल केयर कहलाती है। हमने इसमें जो पीएनसी बोले तो प्रीनेटल केयर, इसमें जो एजुकेशन हम दे रहे थे, इस एजुकेशन में सबसे पहला जो टॉपिक था, जो पॉइंट था, वो हमने डिस्कस कर लिया था, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। मैंने बताया था कि रेस्ट एंड एक्सरसाइज में कि आपको कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है, लाइक स्विमिंग आइडियल बताया था, मॉर्निंग वॉक जो आप कर रहे हैं नॉर्मल वॉक, वह एक आइडियल एक्सरसाइज होती है फीमेल के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा भी हमने डिस्कस किया था स्लीपिंग आवर्स के बारे में भी, कि एटलीस्ट कितने आवर्स सोने चाहिए और सोने से क्या बेनिफिट है, अगर नींद नहीं आती है तो क्या सेडेटिव लेना चाहिए, बिना सेडेटिव के हम आपकी स्लीप पैटर्न से कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। सारे ये पॉइंट्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम आगे से स्टार्ट करेंगे, हाइजीन से स्टार्ट करते हैं। कुछ और पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करने हैं इसमें, देखिएगा क्या क्या पॉइंट्स हैं। हाइजीन के बारे में हमें डिस्कस करना है। दूसरा पॉइंट होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्रेस्ट चेंजेस, थर्ड पॉइंट इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्रेसिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ट्रैवलिंग और सेक्सुअल इंटरकोर्स के क्राइटेरिया को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट इसमें होता है, जैसे जो फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है और प्रेगनेंसी वाले समय में चल रही है, बोले तो प्रीनेटल पीरियड में चल रही है, आपने उसे रेस्ट के बारे में बता दिया, एक्सरसाइज के बारे में बता दिया। अब बात करनी है हाइजीन को लेकर कि वह बाथिंग कैसे करनी है, कब कब करनी होती है, बेस्ट क्या है, कौन से एरिया पर स्पेशल फोकस करना होता है, क्या बातें ज्यादा ध्यान में रखने की बातें, ये सारे पॉइंट हम हाइजीन में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। एक ब्रेस्ट चेंजेस हर फीमेल को अवेयर करना बहुत जरूरी है आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए।
तो ये पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ड्रेसिंग, कैसे क्लॉथ्स पहनने चाहिए, स्लीपर्स जो हैं हाई हिल लो हिल ये कैसे होनी चाहिए, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट उनके आ सकते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ट्रैवलिंग एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स बोले तो कि जो ट्रैवलिंग है, यातायात के द्वारा जाना आना, कब सेफ है कब अनसेफ है, हमारी जो एयरवे ट्रैवलिंग है वो कब रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ये सारे पॉइंट ऐसे हैं इस एजुकेशन में जो हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइजीन से हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है हाइजीन। हाइजीन का मतलब सफाई होती है, क्लियर है, क्लीन, क्लीननेस या सफाई को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइजीन। तो क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक प्रेग्नेंट फीमेल को क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने हैं। एक तो देखो हाइजीन के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाथिंग, रूटीनली होनी चाहिए डेली। तो पहले आप सबसे पहले आप उसको बाथिंग के बारे में बोलें, बाथिंग डेली, रोज नहाना है। हर एक प्रेग्नेंट फीमेल को आपकी सलाह होगी कि वह रोज नहाए, डेली बाथिंग उसे करनी चाहिए, क्लीननेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर वह बाथिंग में मानो कुछ फीमेल्स ऐसे 3 दिन 4 दिन में एक बार बात कर रही हैं तो इन्फेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इस वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा समय है जहां पर फीमेल ऑलरेडी उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहता है, तो क्लीननेस का पूरा ध्यान रखना है, रूटीन बाथिंग का इस्तेमाल करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाथिंग के अलावा और क्या ध्यान रखना है, इसको जो क्लीननेस है उस पर भी ध्यान दें और स्पेशल अटेंशन देना है या स्पेशल फोकस देना है कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पर। स्पेशल अटेंशन ऑन एक्सिलरी एंड जेनाइटल एरिया। कौन कौन से एरिया की बात बेटा मैं कर रहा हूं, 2 एरियाज मैंने बताए जहां पर महिला को थोड़ा सा ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता होती है क्लीननेस के अंदर। कौन कौन से एरिया वो हो सकते हैं, एक एक्सिलरी एरिया, आर्मपिट जिसे हम कह रहे हैं वह एरिया, और दूसरा एरिया जेनाइटल एरिया। इन दोनों की क्लीननेस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इन्फेक्शन के प्रति प्रोन एरिया होते हैं। यहाँ पर इन्फेक्शियस कंडीशन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वह ज्यादा होने की संभावना रखती है। तो आप फीमेल को एडवाइस करें कि वो क्लीन करें, डेली बाथिंग करें, साथ साथ में अपने जेनाइटल एरिया और एक्सिलरी एरिया जो है यहाँ पर ज्यादा फोकस करें ड्यू टू द सम स्पेशल अटेंशन, जैसे प्यूबिक हेयर्स हैं, एक्सिलरी हेयर्स हैं, उनकी रिमूविंग है, उनकी सेविंग्स है, ये टाइम टू टाइम अप टू डेट होना चाहिए। ये सब चीजें हम इस केयर के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको यहाँ बताना है उसे इसी केयर के दौरान जब आप उसे बता रहे हैं हाइजीन की केयर, तो ध्यान रखिएगा क्या बताना है उसे। फीमेल को एडवाइस करनी है आपको कि टूथ एक्सट्रैक्शन जो है उसे इस समय रेस्ट्रिक्ट रखना है। टूथ एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है दांतों का रिमूवल होना। कई बार डेंटल केरीज है, कुछ दांत में प्रॉब्लम आ गई, कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन डेवलप हो गई, हमें दांत को निकालना होता है। तो कोशिश करना है कि प्रेगनेंसी में टूथ एक्सट्रैक्शन ना करें। अगर फिर भी जरूरत है, करना पड़ ही रहा है आपको, तो फिर भी लोकल एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल करें उसे रिमूव करने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा महत्व रखता है इस हाइजीन वाले टॉपिक में, जो आपको याद रखना है। नोट डाल के लिखवा रहा हूं। क्या पॉइंट मैंने बताया कि अवॉइड टूथ एक्सट्रैक्शन, नंबर 1 बात, अवॉइड टूथ एक्सट्रैक्शन। टूथ एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है दांत को निकालना, रिमूवल ऑफ टीथ को क्या बोलते बेटा, टूथ एक्सट्रैक्शन। टूथ एक्सट्रैक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ टीथ, क्या बोलोगे इसे, रिमूवल ऑफ टीथ, यानी कि दांतों को बाहर निकालना, दांत को बाहर निकालना टूथ एक्सट्रैक्शन कहलाता है। आप इसे अवॉइड करें, कोशिश करें कि ना करना पड़े, बट अगर आवश्यक है, जरूरी है तो फिर करना भी पड़ सकता है। तो अगर जरूरी है, बट इफ नीडेड, अब आवश्यक है, जरूरी है तो फिर करना पड़ता है। इफ नीडेड देन परफॉर्म अंडर लोकल एनेस्थीसिया। कौन सा एनेस्थीसिया इस्तेमाल करना है बेटा जी, लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल आपको करना है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट आपको काम में लेना है और उसी एजेंट के द्वारा आपको क्या करना है, इसे रिमूव करना है। क्लियर है पॉइंट।
हाइजीन वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। एंटीनेटल केयर में महिला को एडवाइस करनी है, रोज बाथिंग करनी है, उसे ये सलाह दें आप। दूसरा बोलें स्पेशल फोकस जेनाइटल एरिया और एक्सिलरी एरिया पे रखें। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट उसे बताना है कि दांतों को रिमूव करना, दांतों को निकलवाना, इस समय आप उसे बचें, कोशिश करें कि दांत ना निकलवाने पड़े किसी भी अवस्था में। अगर फिर भी आवश्यक है तो कौन सा अनस्थेटिक एजेंट काम में लेना है? आंसर होगा लोकल अनस्थेशिया का इस्तेमाल करना है। दैट इज ए इंपॉर्टेंट थिंग्स अंडर द हाइजीन। आप एडवाइस करेंगे, टीच करेंगे एक प्रेग्नेंट फीमेल को। क्लियर है जी? चलिएगा आगे बात करते हैं। हाइजीन के बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज ब्रेस्ट चेंजेस। यह भी बहुत बड़ा इशू है ब्रेस्ट चेंजेस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत भी होती है। बहुत सारे चेंजेस ब्रेस्ट में देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बताना आवश्यक है क्योंकि फीमेल को जो होने वाली चेंजेस है अगर उनसे पता लग जाएगा तो वो थोड़ा कंफर्ट फील करती है, अदरवाइज उसे बहुत सारी एंजाइटी का शिकार होना पड़ सकता है। और स्पेशली हम ज़्यादा फोकस करेंगे प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल को। वह फीमेल जिसने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की, उसे नहीं पता कि ये चेंजेस कैसे होने वाले हैं, उसे बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारी स्ट्रेस हो सकती है इन चीज़ों को लेकर। तो आप उन्हें पहले ही एजुकेट करें इन चीज़ों को लेकर, लाइक ब्रेस्ट चेंजेस, कि ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना है, डार्कनेस इसमें होने वाली है, 12 वीक के आसपास कुछ सिक्रेशन भी चालू हो जो आप स्पीच करेंगे तो कुछ सिक्रेशन देखने को मिल सकता है। 16 वीक पर तो जो सिक्रेशन था वो थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है। आपके प्राइमरी ट्राइमेस्टर में आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्ट्री है उसमें आपको टिंगलिंग सेंसेशन, चींटियां चलने वाली सेंसेशन देखने को मिल सकती हैं। ब्रेस्ट थोड़े डार्क हो सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी एरियोला है, मॉन्टीगोमेरी ट्यूबरकल है। ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको डिस्कस करने चाहिए प्रेग्नेंट फीमेल के साथ में। और स्पेशल फोकस टू है प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल बिकॉज ही सी एक्सपीरियंस द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार एक्सपोज कर रही है इन चीज़ों से, इसलिए आप उसे बताना आपका परम जिम्मेदारी बनती है। तो ये चीज़ें हम बात करेंगे यहाँ। ये सारे जो टॉपिक हम बता रहे हैं अभी ब्रेस्ट से रिलेटेड, ये सारी बातें आपने पढ़ ली हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में। मैं केवल पॉइंट बोलूंगा, इन पॉइंटों को लेकर आप वहाँ डिस्कस करेंगे, उनसे बातें करेंगे। बाकी इन पॉइंटों में क्या होता है चेंजेस वो आपको पता है ऑलरेडी, आप जानते हैं और ओबीजी में पढ़ भी लिया है। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। तो क्या क्या बातें आपको बतानी है, देखिएगा आपको टीच में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो आपको टीचिंग देनी है किसको? फीमेल को। टीच टू प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट फीमेल, स्पेशली किसे? प्राइमरी ग्रेविडा को। स्पेशली टू प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा, जो आपकी प्राइमरी ग्रेविडा है उसे आप स्पेशल फोकस रखेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको बताना है, जो पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं वो देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले डार्कनेस पे आप बताएं उसे, डार्कनेस ऑफ ब्रेस्ट। क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगी, हम सबको पता है ब्रेस्ट के डार्कनेस है वो बढ़ती जाती है, तो आप इसके बारे में उसे बताएं। नेक्स्ट पॉइंट, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट के बारे में आप उसे बताएं। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे प्रोग्रेस करेगी, फॉरवर्ड चलेगी, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट भी होना नॉर्मल है, यह होने वाला है। नॉर्मल चेंजेस है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी में। इसके अलावा टिंगलिंग सेंसेशन, यह भी कई बार फील करती है फीमेल। टिंगलिंग सेंसेशन बोले तो चींटियां चलने वाला सेंसेशन इन अर्ली प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी का प्रारंभिक काल होता है, बोले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रारंभिक 1 या 2 मंथ के आसपास ये टिंगलिंग सेंसेशन भी देखने को मिलता है। फीमेल को ऐसी फीलिंग आती है कि वो चींटियां चल रही ब्रेस्ट में, ये फीलिंग आती है, तो उसकी एंग्जाइटी जो है वो कम होगी। आप उसे पहले बता देंगे कि ये नॉर्मल चीज है। इसके अलावा और क्या आपको बताना है? सेकेंडरी एरियोला के बारे में आप उसे बताना है। सेकेंडरी एरियोला, सेकेंडरी एरियोला। इसके अलावा मॉन्टीगोमेरी ट्यूबरकल, मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल,
मॉन्टेगोमरी ट्यूबरकल्स। ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको डिस्कस करने हैं। इसके अलावा सिक्रेशंस, ब्रेस्ट के सिक्रेशंस ये लगभग 12 एंड 16 वीक पर हमें नजर आते हैं। 12 वीक पर थोड़ा थिक होता है, 16 वीक पर थोड़ा सा स्टिक हो जाता है, स्क्वीज करने पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट बेटा ऐसे हैं जो आपको अपनी टीचिंग सेशन में जब आप टीच कर रहे हैं तो इन्हें इंक्लूड करेंगे। आप इन सबको आप इंक्लूड करते हुए टीच करने हैं। डार्कनेस को आप पॉइंट को ध्यान रखें कि आप उसे समझा दें कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे आप, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जाएंगे, आपकी ब्रेस्ट की डार्कनेस बढ़ने वाली है। दूसरा बताएं एनलार्जमेंट की, जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी में आगे चलेंगे आपका ब्रेस्ट एनलार्ज भी होगा, क्योंकि ये प्रिपरेशन है आपके होने वाले बेबी के लिए। क्योंकि बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, उनका प्रॉपर शेप में होना बहुत जरूरी है। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इनमें इंपॉर्टेंट जो भूमिका है वो निभा रहे हैं और ये सब देखने को मिल रहा है। टिंगलिंग सेंसेशन भी है, यह आपको देखने को मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। सेकेंडरी एरियोला को भी आप इंक्लूड करें। सेकेंडरी एरियोला एक डार्कनेस का एरिया नजर आता है जो आपके निप्पल के चारों तरफ, से हम सेकेंडरी एरियोला बोल रहे हैं। मॉन्टेगोमरी ट्यूबरकल, ये सीबेसियस जो ग्लैंड है उसका जो रूपांतरित रूप है वो हमें देखने को मिलता है मॉन्टेगोमरी ट्यूबरकल। इसके बारे में भी आप बताएं और सिक्रेशन के बारे में भी आप बता दें। तो ये सारे पॉइंट जो हैं रिलेटेड टू द ऑब्स्टेट्रिक हैं, आपने सबने पढ़ लिया होगा उनके बारे में इन डिटेल में, इन डेप्थ में, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में। ये सारे पॉइंट आप वहां इनसे डिस्कस कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे जो बेनिफिट होने वाला वो ये है कि जो फीमेल है जिसको आप ये एडवाइस कर रहे हैं, इससे उसे क्या बेनिफिट होगा? उससे यह क्या करेगा, ये सब चीजें रिड्यूस करेंगी एंग्जाइटी को। क्या चीज रिड्यूस करेंगी? ये एंग्जाइटी को रिड्यूस करेंगी। उसे एंजाइटी नहीं होगी, उसे पता लग जाएगा कि मुझे ये चीजें होने वाले हैं। वो प्रिपेयर होगी अपने आप को, अपना माइंड सेट रखे कि यार ये नॉर्मल है, ऐसा होता है, क्योंकि आपने उसे पहले समझा दिया है। तो ये सेशन आपका हेल्थ एजुकेशन वाला जो चैप्टर है उस पॉइंट में आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं, ब्रेस्ट चेंजेस को। क्लियर है? इट इज नॉर्मल, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। सारे चीज पॉइंट हम टच करते हुए बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। जब हम ऑब्स्टेट्रिक को डील करते हैं वहां भी हम इन्हें डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता दिया हूँ कि एएनसी में ये पॉइंट आप याद रखें, इन पॉइंटों को डिस्कस करना है फीमेल के साथ में। आगे ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग के बारे में बताना है कि उसे क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें बताएं। तो देखिएगा क्या क्या बातें हैं आप कर सकते हैं इसके अंदर, क्या पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप उसे समझाएं कि यूज लूज क्लॉथ्स, लूज क्लॉथ का इस्तेमाल करें ताकि थोड़ा सा एयर वगैरह का जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं हो, ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं हो। तो इसके लिए आप लूज क्लॉथ का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यह ध्यान रखना है, आजकल थोड़ा ट्रेंड भी है ये कि हाई हिल्स, जो फीमेल्स है जिनका थोड़ा सा भी हाइट कम होता है वो अपनी हाइट को दिखाने के लिए हिल का इस्तेमाल करती है, बहुत लंबी लंबी हाई हिल वाली स्लीपर्स और सैंडल्स का इस्तेमाल करती हैं। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है उसके लिए गर्भावस्था में। अगर गर्भावस्था नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में अगर आप हैं तो हम जरूर आपको एडवाइस करेंगे कि आप इन्हें अवॉइड करें, क्योंकि आपको गर्भावस्था में इनसे प्रॉब्लम हो सकती है। देखिएगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अवॉइड हाई हिल स्लीपर्स, किन्हें अवॉइड करना है आपको? हाई हिल स्लीपर्स, आपको हाई हिल स्लीपर्स को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? ये क्या कर सकती हैं? ये कोज कर सकती हैं, बिकॉज ये कोज कर सकती हैं आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस में। एक तो बैक एक, क्या कर सकती हैं? ये बैक एक कर सकती हैं, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, यह समस्या हो सकती है इसकी वजह से, बैक एक। दूसरा क्या कर सकती हैं? ये सेकंड कोज कर सकती हैं, सेकंड समस्या ये उत्पन्न कर सकती हैं, उसे हम कहेंगे आपका पेल्विक टिल्ट है। पेल्विक टिल्ट, हमारा जो फीमेल जो है गर्भावस्था में है, अगर वह हाई हिल का इस्तेमाल कर रही है तो उसका जो पेल्विस है वो टिल्ट कर सकता है। वैसे भी नॉर्मल होता है, लाइन ऑफ इंक्लिनेशन आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा कर्व देखने को मिलता है। जो पीछे का जो आपका स्पाइन है वो ज्यादा ट्विस्ट करता है, ज्यादा कर्व हो जाता है, तो मीन्स पेल्विक टिल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है।
तो ये सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जो हमें देखने को मिल सकते हैं इसके ड्रेस सेंस के हिसाब से। तो हाई हील को अवॉइड करें, नॉर्मल स्लीपर का इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा अच्छा है, और लूज क्लॉथ का इस्तेमाल करें। ये पॉइंट आप उन्हें कह सकते हैं, ये नॉर्मल रूटीन एजुकेशन आप उन्हें दे सकते हैं। चलिएगा, यहाँ तक हमने बात कर ली। आगे बात करते हैं ट्रैवलिंग के बारे में और सेक्सुअल इंटरकोर्स। ट्रैवलिंग और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सबसे सेफेस्ट पीरियड कौन सा होने वाला है और कौन से समय में अवॉइड कर लेना चाहिए, इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, मतलब गर्भावस्था में है फीमेल, प्रेगनेंसी में है, कंसीव कर रखी है, तो इंटरकोर्स कब नहीं करना चाहिए और कब करें तो सेफ होगा, ये पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग जो है वो एयरवे ट्रैवलिंग है वो कब अवॉइड कर देनी चाहिए, ये सारे पॉइंट इसमें आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा कि आपका जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, दोनों बातें मैं बता रहा हूं। सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ इन सेकंड ट्राइमेस्टर। कौन से ट्राइमेस्टर में ये सेफ होते हैं, बोले तो सेकंड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कोशिश करनी चाहिए आप इन्हें अवॉइड करें। क्लियर है, समझ में आ रही बातें? तो कौन सा ट्राइमेस्टर सेफ होता है, तो आपका आंसर होगा सेकंड ट्राइमेस्टर। बाकी का जो समय है आप यहाँ रेस्ट्रिक्शंस रखें, हो सकता है ये कोई कॉम्प्लिकेशन लेकर आ जाए। इसके अलावा आपका जो एक इंस्टीट्यूट है उसे हम बोलते हैं IHR एक्ट। IHR एक्ट बोले तो इंडियन इंटरनेशनल, नॉट इंडियन सॉरी, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन एक्ट, इस एक्ट ने तो एक बात कही है ट्रैवलिंग के लिए कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था धारण करके रखी हुई है, तो 36 वीक और 36 वीक के बाद में उसे एयरवे जो ट्रैवलिंग है उसे अवॉइड करना चाहिए। मतलब है वायुयान का इस्तेमाल नहीं करेगी 36 वीक और उसके बाद में। गर्भावस्था में 36 और 36 के बाद में कभी भी एयरवे का ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। यह को एक रूल जो है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एक्ट उसके तहत बताया गया है। तो याद रखिएगा यह एक्ट बोलता है कि अवॉइड एयरवे ट्रैवलिंग। कौन सी ट्रैवलिंग? एयरवे ट्रैवलिंग। एयरवे ट्रैवलिंग एट 36 वीक एंड आफ्टर 36 वीक। 36 वीक पर और 36 वीक के बाद में आपको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, यह जो एयरवे की ट्रैवलिंग है वो नहीं करनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हाइजीन डिस्कस कर ली, नहाने के बारे में रोज के लिए बोलना है, और लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करना है अगर जरूरत पड़े तो, किसके लिए? टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए। सेकंड पॉइंट ब्रेस्ट एंजिन। इसमें एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यह भी। क्या है ये? कि जो ब्रेस्ट की मसाज है वो यहाँ अवॉइड रखनी है, मसाज नहीं करनी है ब्रेस्ट को। अवॉइड ब्रेस्ट मसाज। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट की मसाज को अवॉइड रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेस्ट मसाज करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? बिकॉज मसाज इंक्रीज ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन। वह ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ा सकती है और ऑक्सीटोसिन क्या कर देगा? अबॉर्शन करवा सकता है, क्योंकि यह यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसलिए आपको एक सलाह देनी है प्रेग्नेंट फीमेल को, गर्भ अवस्था में कभी भी ब्रेस्टों की मसाज नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट मसाज करेंगे तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और ऑक्सीटोसिन अबॉर्शन करवा सकता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन वह हार्मोन है तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और समय से पहले डिलीवरी करवा सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ड्रेसिंग में लूज ड्रेस पहननी है, हाई स्लीपर्स का इस्तेमाल नहीं करना है।
ट्रैवलिंग को अवॉइड करना है आपका 36 वीक के बाद में, और सेकंड ट्राइमेस्टर सबसे सेफ होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी और ट्रैवलिंग के लिए भी। क्लियर है जी ये पॉइंट? ये कुछ वे पॉइंट्स थे जो जनरल पॉइंट है और हम डिस्कस करने के लिए होते हैं प्रेगनेंसी में। आगे चलते हैं, और अब हम जो बात कर रहे हैं बेटा वो बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम में। यहां से बहुत सारे सवाल डायरेक्ट आते हैं डाइट्स के इश्यूज को लेकर। लाइक डाइट्स है, बोले तो एनर्जी है, प्रोटीन कितना लेना है, कैल्शियम कितना लेना है, आयरन कितना लेना, यही तो मेन पॉइंट है जो डिस्कस करने के होते हैं एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइट में सबसे पहला पॉइंट मैं बताता हूं वाटर को लेकर, जल। देखो डाइट में आपको पानी जो है वो इंक्लूड करना है ज्यादा मात्रा में। पॉइंट हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी में डाइट को लेकर, और वाटर आपको इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हाई अमाउंट में लेना चाहिए या इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज रिक्वायरमेंट। क्यों ज्यादा जरूरत है? क्योंकि यह क्या करेगा, इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि गर्भावस्था में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, उसे कम करने के लिए मदद करेगा आपका वाटर। तो पानी का मात्रा ज्यादा आपको लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, इट इंक्रीज रिक्वायरमेंट ज्यादा लेना चाहिए बिकॉज इट प्रिवेंट अ कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या करेगा ये कॉन्स्टिपेशन के अलावा? मेंटेन हाइड्रेशन। यह क्या मेंटेन करेगा? हाइड्रेशन को भी मेंटेन करेगा। हाइड्रेशन बोले तो पानी का लेवल बॉडी में, उसे मेंटेन करने में बहुत भूमिका निभाता है तुम्हारा वाटर, क्योंकि हमारी बॉडी का मैक्सिमम पोर्शन इससे मिलकर बना हुआ होता है। यही वजह है कि पानी की रिक्वायरमेंट आपको प्रेगनेंसी में अच्छी रखनी है, समय समय पर पानी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इसके अलावा हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल आप करें। हाई फाइबर डाइट भी आप लेवें, इससे भी क्या होगा, यह भी रिड्यूस करेगा कॉन्स्टिपेशन को, तो डाइट में आपको बहुत जरूरी बातें हैं। पानी का रिक्वायरमेंट अच्छा रखना है, पानी की सप्लाई बढ़िया रखनी है, और दूसरा फाइबर डाइट का इस्तेमाल आपको करना है। चलिएगा, यहां तक हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं एनर्जी वाले टॉपिक को लेकर। एनर्जी कितनी चाहिए, डाइट में ही पोर्शन चल रहा है एनर्जी। देखिएगा बेटा, एनर्जी पे से सवाल आता है एग्जाम में। पहला, एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी चाहिए प्रेगनेंसी में, एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी चाहिए लैक्टेशन में। ये दोनों पॉइंट बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो याद रखना है कि एक्स्ट्रा एनर्जी एडेड इन प्रेगनेंसी, नॉर्मल भी बताऊंगा, प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं। प्रेगनेंसी में कितनी एनर्जी ऐड करनी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा 300 से 350 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से हम ऐड करते हैं। लेकिन अगर रेंज में आवे तो बहुत बढ़िया, ये कर देना, कोई मिस्टेक नहीं है, एक नंबर मिलेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं है और फिर ऑप्शन पर्टिकुलर देता है, तो आपको स्टार लगा के लिखवा रहा हूं 300 किलो कैलोरी करके आना है। अगर पर्टिकुलर बात आवे तो फिर किसको ध्यान देना है, 300 किलो कैलोरी को। मतलब इनमें भी रेंज पूछे तो बढ़िया है, ऊपर वाला बता देंगे। लेकिन अगर ये नहीं आया रेंज में और ऑप्शन में 250 भी है, 300 भी है, 350 भी है, तो आंसर क्या जाएगा, 300 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से आपको उसकी नॉर्मल एनर्जी रिक्वायरमेंट में जोड़ना है। जितना वो ले रही है उसमें कितना एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो 300 किलो कैलोरी जोड़ना है। बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट हम बता दें तो यही बात हम करेंगे लैक्टेशन को लेकर। एक्स्ट्रा एनर्जी एडेड इन लैक्टेशन, वह फीमेल जो अपने बच्चे को दुग्धपान करवा रही है उसे कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। तो याद रखिएगा
इसे कितनी एनर्जी चाहिए, तो 500 से लेकर 550 किलो कैलोरी। कितनी चाहिए, 500 से लेकर 550 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट इसे भी होती है। किसके लिए, लैक्टेशन के दौरान। जब लैक्टेशन में है तो 500 से 550 किलो कैलोरी का ये इस्तेमाल कर लेगी। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मैं पर्टिकुलर तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, जो ट्राइमेस्टर्स में जो सवाल बनता है कि एक्स्ट्रा कैलोरी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक्स्ट्रा एनर्जी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आप पहले ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली बोले तो 12 वीक तक पहले ट्राइमेस्टर में कितनी एक्स्ट्रा आपको एनर्जी चाहिए। अगर ऐसा है तो याद रखना है 100 से लेकर 150 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से चाहिए आपको। रोज 100 से 150 किलो कैलोरी ज्यादा लेनी पड़ेगी आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू द एनर्जी। अगर बात करें गर्भावस्था में तो 300 से 350 किलो कैलोरी चाहिए। और अगर क्वेश्चन में रेंज नहीं पूछी, पर्टिकुलर दिया ऑप्शन, तो 300 पिक करना है, ज्यादा बेहतर होगा। एक्स्ट्रा एनर्जी बात करें लैक्टेशन में तो याद रखना है 500 से 550 है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना एक्स्ट्रा देना है, तो 100 से 150, 100 से 150। क्लियर है पॉइंट, यह है 100 से लेकर 150 फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं चार्ट के द्वारा नॉर्मल क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे फीमेल को वर्क के आधार पर। एक सामान्य महिला जो बिल्कुल आरामदायक जिंदगी जी रही है, बोले तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, उसे कितनी एनर्जी चाहिए। एक फीमेल जो मॉडरेट काम करती है, हल्का फुल्का काम करती है, उसे कितनी एनर्जी चाहिए। और एक वह फीमेल जो हैवी वर्क करती है, हार्ड वर्क करती है, ज्यादा मेहनत का काम करती है, उसे कितनी एनर्जी चाहिए। और फिर इसको ऐड कर देंगे हम किसके साथ में, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के साथ में। तो आइएगा इसे हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास में 4 पॉइंट यहां मैंने बनाए हैं। एक्टिविटी काम के आधार पर मैंने बाना सेडेंटरी लाइफ, आरामदायक जिंदगी जी रही है महिला, तो सेडेंटरी वर्क बोल दिया। मॉडरेट हल्का फुल्का काम कर रही है तो मॉडरेट बना दिया। और बहुत ज्यादा वर्क कर रही है तो हार्ड वर्क बना दिया। फिर इधर हम बात करेंगे नॉर्मल, किसे उसे कितनी एनर्जी चाहिए। नॉर्मल सेडेंटरी में कितनी चाहिए, मॉडरेट में कितनी चाहिए और हार्ड में कितनी चाहिए। यहां हम डिस्कस करने वाले हैं गर्भावस्था में कितना बढ़ा देंगे और लैक्टेशन में कितना बढ़ा देंगे। दोनों पॉइंट में पहले भी बता दिया आपको जस्ट क्वेश्चन के रूप में कि आपको कितनी ऐड कर देनी है, तो 300 ऐड कर देनी है और उधर 500 से 550 ऐड कर देनी है। चलिएगा, एक सेडेंटरी फीमेल को कितनी चाहिए नॉर्मल, तो याद रखना है उसे 1900 किलो कैलोरी पर डे चाहिए। याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1900 किलो कैलोरी पर डे उसे चाहिए सेडेंटरी वर्क वाली फीमेल को। अगर मॉडरेट वर्क वाली फीमेल की बात करें तो इसे 2230 किलो कैलोरी चाहिए पर डे। और अगर मैं हार्ड वर्क वाली फीमेल की बात करूं तो इसे 2850 किलो कैलोरी चाहिए पर डे। दिस इज द नॉर्मल क्राइटेरिया। एक महिला आरामदायक जिंदगी जी रही है, 1900 किलो कैलोरी चाहिए। एक महिला हल्का फुल्का काम कर रही है, उसे 2230 किलो कैलोरी चाहिए। एक महिला बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, उसे कितने कैलोरी चाहिए, 2850 किलो कैलोरी चाहिए। नॉर्मल महिला है, गर्भावस्था की बात नहीं हो रही है, लैक्टेशन की बात नहीं हो रही है, फीमेल की बात चल रही है अभी। तो अब बात करूं मैं, यह फीमेल गर्भावस्था में, मानो यह सेडेंटरी है और गर्भावस्था धारण कर ली, तो फिर इसे आपको कितना जोड़कर देना है, तो प्लस कर देंगे आप यहां पर। बताओ गर्भावस्था में कितना प्लस करते हैं, तो 300 किलो कैलोरी। कितनी, 300 किलो कैलोरी। कितनी, 300 किलो कैलोरी। कितने बार में, तो दिन में, पूरे दिन में 300 किलो कैलोरी आप उसे एक्स्ट्रा देंगे। बोले तो ये तो दे ही रहे हैं। अगर महिला सेडेंटरी महिला गर्भावस्था धारण कर ली तो इसे कितनी हो जाएगी, 1900 प्लस
300 यानी 2100 किलो कैलोरी लेगी आपसे। अगर 2250 है तो ये कितनी लेगी आपको, 2230 है तो 2530 लेने लग जाएगी। अगर इसकी बात करें 2850 है तो ये कितनी लेने लग जाएगी, 3150 लेने लग जाएगी। समझ में आ गई बात आपको। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ए सेडेंटरी वर्क फीमेल गॉट अ प्रेग्नेंट, हाउ मच किलो कैलोरी इज नीडेड। आप करंट इमीडिएटली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। क्लियर है, रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल लॉजिक समझ में रखना चाहिए। बाकी ऑप्शन कैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इनपे से। मॉडरेट का लेके बोल दिया, प्रेगनेंसी को भी ले सकता है और लैक्टेशन को भी ले सकता है। चलिएगा यहां बात करते हैं हम लैक्टेशन के बारे में। अब लैक्टेशन के अंदर कितनी आपको जोड़नी है, तो यहां मैंने बताया था आपको 550 किलो कैलोरी आप जोड़ सकते हैं। 550 किलो कैलोरी, 550 किलो कैलोरी। यह भी बेटा पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होगी, रोज पर डे। क्लियर है, पर डे, और यह भी पर डे रोज। इतनी एनर्जी आप उसे एक्स्ट्रा देंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1900, 2230, 2850। दोबारा बोलेंगे, सेडेंटरी है तो कितना 1900, मॉडरेट वर्क है तो कितना 2230, और हार्ड वर्क है तो कितना 2850। क्लियर है पॉइंट्स। चलिएगा प्रोटीन कितनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। प्रोटीन कितनी चाहिए, सबसे पहले तो नॉर्मल बात कर लें। प्रोटीन का नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मली ना ये गर्भावस्था में है और ना यह अभी लैक्टेशन में है। नॉर्मल रिक्वायरमेंट इसकी होती है प्रोटीन की, याद रखना है 1 ग्राम पर केजी पर डे। 1 ग्राम पर केजी पर डे। जितने किलो वजन वाला व्यक्ति होगा उतनी ग्राम प्रोटीन लेगा। मानो जैसे मेरा वजन है 77 केजी, 77 किलो, कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 77 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जितना किलो होगा उतनी ग्राम प्रोटीन चाहिए। 50 किलो का व्यक्ति है तो 50 ग्राम प्रोटीन, 40 किलो का है तो 40 ग्राम प्रोटीन। जितना वजन उस व्यक्ति का है उतनी ग्राम प्रोटीन चाहिए। क्लियर है। अब हम बात कर लें प्रेगनेंसी में। अगर प्रेगनेंसी है तो फिर इसमें कितना एक्स्ट्रा देना है, यह तो चलेगी ही, इसमें फेरबदल नहीं होगा। एक्स्ट्रा कितनी देनी है आपको, यहां आपको एक्स्ट्रा देनी है, प्लस करना है इसमें जो आपकी ऊपर वाली है उसमें से 23 ग्राम पर डे। एक दिन में 23 ग्राम एक्स्ट्रा दो आप। इसके अलावा ये तो दे ही रहे हो, याद रखना है लैक्टेशन में कैल्शियम ज्यादा देते हैं। दूध पिलाने वाली महिला को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लेकिन अगर महिला गर्भावस्था में है तो कैल्शियम की से भी ज्यादा जरूरत उसे प्रोटीन की होती है, क्योंकि प्रोटीन ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। बच्चे की ग्रोथ उस समय हो रही है, इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है प्रेगनेंसी में। याद रखना है प्रेगनेंसी में प्लस 23 ग्राम करना है आपको। अगर यही फीमेल लैक्टेशन में है, बोले तो बच्चे को दूध पिला रही है, तो इसमें कितनी एक्स्ट्रा देनी है देखिएगा। यहां दो क्राइटेरिया हैं। अगर यह बात करें हम अर्ली लैक्टेशन की, और दूसरी बात करें लेट लैक्टेशन की, एक तो शुरू में और एक कुछ दिनों बाद। अर्ली लैक्टेशन की बात करें तो यह करीब प्लस करना पड़ेगा 19 ग्राम। कितनी ग्राम, 19 ग्राम, 19 ग्राम पर डे आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत है। और अगर लेट की बात करें तो प्लस 13 ग्राम पर डे देने की आवश्यकता है। तो ये प्रोटीन का क्राइटेरिया हो गया। नॉर्मल कितनी चाहिए बेटा, 1 ग्राम पर केजी पर डे जरूरत होगी, 1 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम पर केजी पर डे।
प्रेगनेंसी में कितना एक्स्ट्रा करेंगे 23 ग्राम, लैक्टेशन में अर्ली में कितना करेंगे 19 ग्राम और लेट में कितना कर देंगे 13 ग्राम। क्लियर है? यह प्रोटीन वाला पॉइंट हो गया। प्रोटीन के अलावा बात करें तो कैल्शियम, कैल्शियम भी बहुत जरूरी है। कैल्शियम जो है आपका वह कितना चाहिए देखिएगा कैल्शियम की भी वही सेम प्रोसेस, नॉर्मल तो कितना चाहिए, अभी गर्भावस्था में नहीं है, नॉर्मल कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसकी, तो याद रखना है नॉर्मल चाहिए 450 से 500 मिलीग्राम पर डे। 450 से 500 मिलीग्राम पर डे चाहिए। अगर यही बात मैं प्रेगनेंसी की कर लूं बेटा, एग्जाम का एमसीक्यू है, पूछा गया सवाल है कि बताओ प्रेगनेंसी में कितना कैल्शियम का रिक्वायरमेंट रहता है, तो बताना है। यहां हम देते हैं 1000 मिलीग्राम पर डे, यह आपको देना है प्रेगनेंसी में, 1000 मिलीग्राम देना है प्रेगनेंसी में। अगर यही बात मैं करूं लैक्टेशन की, मैंने बोला था दूध पिलाने वाली महिला को ज्यादा मात्रा में कैल्शियम चाहिए, तो इसे चाहिए 1000 से 1200 मिलीग्राम, 1000 से 1200 मिलीग्राम पर डे चाहिए। कैल्शियम की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कितना चाहिए 450 से 500 मिलीग्राम पर डे, प्रेगनेंसी में कितना 1000 मिलीग्राम, लैक्टेशन में कितना 1000 से 1200 मिलीग्राम। क्योंकि लैक्टेशन वाली फीमेल को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और प्रेग्नेंट फीमेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए प्रोटीन हमने 23 ऐड किया था प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में ये ऐड किया था 19 और 13। क्लियर है? चलिएगा अब बात करते हैं आयरन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आयरन, आयरन पे बहुत सारे सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट हम डिस्कस यहाँ करने वाले हैं आयरन में। आयरन में सबसे पहले मैं बात करूं तो नॉर्मल कितनी चाहिए रिक्वायरमेंट, अभी गर्भावस्था में नहीं है तो 18 से 30 mg पर डे चाहिए उसे। क्लियर है? कितना 18 से 30 mg पर डे उसे चाहिए। प्रेगनेंसी की मैं बात करूं तो इसे 35 से 60 mg पर डे चाहिए। ये तो नॉर्मल क्राइटेरिया हो गया गर्भावस्था और नॉर्मल का। अब अगर हम बात करें इस आयरन के बारे में तो पॉइंट्स देखिएगा, जो की पॉइंट्स है एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो मैं सारे डिस्कस यहाँ कर रहा हूं इसके बारे में। पहले तो हम अलग अलग एज में अलग अलग याद देते हैं इसे। सबसे पहले मैं बात करूं चाइल्ड के बारे में, ध्यान दीजिएगा, चाइल्ड बच्चों को भी आयरन की गोलियां देते हैं इनसे रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं। चाइल्ड जो फीमेल है उन्हें भी हम देते हैं। चाइल्ड को जो आप दे रहे हो उसमें 20 mg एलिमेंटल आयरन होता है। कितना? 20 mg एलिमेंटल आयरन दिया जाता है, प्लस 0.1 mg फोलिक एसिड, 0.1 mg फोलिक एसिड फॉर 100 टैबलेट्स पर ईयर। एक साल में 100 टैबलेट देनी है आपको चिल्ड्रंस को। कितनी mg एलिमेंटल आयरन होने वाला उसमें? 20 mg एलिमेंटल आयरन और 0.1 mg फोलिक एसिड आप देते हैं। यही मैं बात करूं कि फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल जो गर्भावस्था में है जिसकी बात हम कर रहे हैं, प्रेग्नेंट फीमेल, आप इसको जो दोगे यह आपको देना है डेली, रोज लेगी ये डेली आयरन एंड फोलिक एसिड फॉर 100 डेज।
100 दिनों तक रोज लिया जाएगा इसके द्वारा डेली प्रेग्नेंट फीमेल को। अब बताइएगा कब से शुरू करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आयरन फोलिक एसिड, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट कब स्टार्ट करते हैं, याद रखना है, स्टार्ट फ्रॉम 16 वीक, 16 वीक से चालू कर देते हैं। कौन से वीक से शुरू करनी चाहिए, 16वें वीक से। बोले तो कौन सा ट्राइमेस्टर होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में 16वें वीक से स्टार्ट कर देते हैं। कितने दिन तक देते हैं फिर कंटिन्यू, 400 डेज, लगातार 100 दिनों तक ली जाएंगी, पहला पॉइंट। दूसरा, जो आप गोले दे रहे हो उसमें कितना एलिमेंटल आयरन होगा, तो इनमें होने वाला है 100 mg एलिमेंटल आयरन, 100 mg एलिमेंटल आयरन प्लस पॉइंट यानी 0.5 mg फोलिक एसिड, फोलिक एसिड कितना, 0.5 mg। यह क्राइटेरिया आप काम में लेंगे किसके लिए, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए जो आप ले रहे हैं। क्लियर है। टाइमिंग बताते हैं, रोज लेनी है डेली, तो टाइम बताओ कब लेनी है, तो बताना है जस्ट बिफोर, जस्ट पहले, जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग, और दौरान किसके, मील। आप खाना खा रहे हैं उसे जस्ट पहले या खाना खाने के दौरान, आज का तो ट्रेंड है कुछ खाना खा लो फिर गोली ले लो फिर खाना खा लो, क्लियर है, मतलब बीच में, ऐसे आप लेंगे इन गोलियों को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन गोलियां जो आप ले रहे हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या साइड इफेक्ट, आयरन की गोलियों के साइड इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। पहला साइड इफेक्ट तो हो सकता है मेटालिक टेस्ट, टेस्ट मेटालिक हो सकता है। एक आपको देखने को मिल सकता है नोजिया वोमिटिंग, नोजिया और वोमिटिंग, और सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है डार्क कलर स्टूल, स्टूल का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क कलर का, ये याद रखें आप। आयरन की गोलियां लेने के बाद में स्टूल कैसा हो जाता है, डार्क कलर का। सवाल आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, डार्क कलर का स्टूल हो जाएगा। मेटालिक टेस्ट, नोजिया वोमिटिंग और डार्क कलर का स्टूल आपको देखने को मिल सकता है आयरन की गोलियां लेने के बाद में। चलेगा, कुछ एजुकेशन भी दे दें इसे, तो कुछ एजुकेशन भी आप दे सकते हैं आयरन के साथ में। क्या एजुकेशन दोगे साहब आप इसे, एजुकेशन, कभी भी आयरन को नहीं लेना है किसके साथ में, दूध के साथ में, पहला पॉइंट। आयरन टैबलेट नॉट गिवन विथ मिल्क, दूध के साथ नहीं लेना है, बिकॉज क्या हो जाएगा, बिकॉज मिल्क डिक्रीज कर देगा एब्जॉर्प्शन को आयरन के, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन का एब्जॉर्प्शन घट जाता है किसके साथ में, आपके मिल्क के साथ में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसके साथ देना चाहिए, तो आयरन को देना चाहिए आयरन टैबलेट्स गिवन विथ, किसके साथ देवें, तो बताना है विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट, खट्टे जो फल हैं सिट्रस फ्रूट्स, आप इनके साथ देवें। तीसरा, आयरन की सिरप भी आती है तो उसे कभी भी स्पून से मुंह में नहीं डालना है। आयरन सिरप नॉट गिवन विथ
नॉट गिवन विथ स्पून, बिकॉज ये क्या करेगी, बिकॉज इट लीड्स डेंटल प्रॉब्लम्स, दांतों की समस्या करेगी, दांतों की समस्या करेगी। तो किससे देनी चाहिए सिरप को, तो आप इसे ड्रॉपर की सहायता से देंगे। आयरन सिरप, मौसमी का सवाल है, आयरन सिरप गिवन विथ ड्रॉपर, ड्रॉपर के द्वारा डालेंगे, दांत के टच नहीं करनी उसे। ये पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है। आयरन थेरेपी में क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए बेटा, देखो आयरन नॉर्मल कितना रिक्वायरमेंट है, प्रेगनेंसी में कितना चाहिए, की पॉइंट बच्चों में 20 mg एलिमेंटल आयरन दे रहे हैं, 0.1 mg फोलिक एसिड 100 टैबलेट 1 साल में, और प्रेग्नेंट फीमेल जो है यह डेली लेगी 100 डेज के लिए, और चालू करते हैं प्रीफेरेबल है 16वें वीक से, सेकंड ट्राइमेस्टर में कोशिश करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते, आवश्यकता भी नहीं है। और फर्स्ट जो स्टार्टिंग आपको करनी है वो ध्यान रखना है कि लेने के समय जो बेस्ट है वह बिफोर एंड ड्यूरिंग मील ध्यान रखना है। साइड इफेक्ट में मेटलिक टेस्ट, नोजा और वॉमिटिंग, साथ में डार्क कलर का स्टूल देखने को मिल सकता है। कुछ पर्टिकुलर एजुकेशन मैंने बताया, जैसे कभी नहीं देना है दूध के साथ में, हर बार देना है विटामिन सी के साथ में, और अगर सिरप है तो फिर ड्रॉपर की सहायता से देना है। क्लियर है जी। चलिएगा, कलर भी पे भी सवाल आता है, CHO के एग्जाम में पूछा गया है इसके कलर के बारे में, कलर ऑफ टैबलेट। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो एक जो अलग अलग प्रकार की गोलियां हैं, अडोल्सेंट जो गोलियां हैं वह ब्लू कलर की आती हैं, और इन्हें हम वीकली देते हैं, और उसके लिए एक प्रोग्राम भी चलता है, उसका नाम है विप्स प्रोग्राम। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, विप्स, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट। यानी अडोलसेंट एज में जो आप आयरन दे रहे हो वह वीकली दिया जाता है, और प्रोग्राम का नाम है विप्स प्रोग्राम, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। कलर कैसा होता है, ब्लू कलर की आती है। और जो प्रेग्नेंट फीमेल की जो थी, जो प्रेग्नेंट महिला में दी जाती हैं गोलियां, वे गोलियां आती हैं रेड कलर की। क्लियर है जी। तो सारे के सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं आयरन से रिलेटेड जो सवाल एग्जाम में आते हैं। जैसे कलर पे सवाल आता है, एलिमेंटल आयरन कितना होता है यहां से सवाल आता है, कब कब देते हैं इस पे सवाल आता है, डार्क कलर का स्टूल पे सवाल मिलता है, किसके साथ देना चाहिए किसके साथ नहीं देना चाहिए, सारे के सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आयरन खत्म होता है इसी के साथ में। अब बात कर रहे हैं फोलिक एसिड के बारे में। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड भी कितना दिया जाता है देखिएगा, फोलिक एसिड हम देते हैं प्रेगनेंसी में 0.5 mg पर डे, बोले तो 500 माइक्रोग्राम हो गया, ये आप देंगे। इसे कब देते हैं, तो इसे देखिएगा, समय बता रहा हूं उसको देने का। इसे आप दे सकते हैं सबसे पहले तो एक कंडीशन, इफ हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री है, उसके किसी बच्चे में जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाई, यह हिस्ट्री थी। इसके अलावा दूसरा है डेफिशिएंसी रही हो, डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, अगर उसकी डेफिशिएंसी रही है तब तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं
टैबलेट्स को स्टार्ट करिएगा बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर 6 वीक या 3 महीना ऑफ प्रेगनेंसी। आप प्लानिंग करोगे प्रेगनेंसी की तभी चालू कर दो। प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले चालू कर देते हैं फोलिक एसिड अगर उसकी हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और अगर हिस्ट्री नहीं है तो फिर अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो भी आपको चालू कर देना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही आपको पता लगे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, आप फोलिक एसिड चालू कर सकते हैं 0.5 mg पर डे के हिसाब से। किससे रक्षा करता है बेटा, याद रखना है, इस पे सवाल बनता है फोलिक एसिड किससे रोकता है, तो यह प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होगा, इससे रक्षा करता है फोलिक एसिड। इसीलिए फोलिक एसिड को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है। फोलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं, आयरन सेकंड ट्राइमेस्टर में दिया जाता है। क्लियर है जी पॉइंट। ये सारे के सारे पॉइंट हमारी डाइट से रिलेटेड थे, तो सवाल यहां से बनते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। एक बार आप इन्हें पुनः रिव्यू कर लीजिएगा जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं डाइट पैटर्न को लेकर। वाटर के बारे में बताया, हाई फाइबर डाइट दोनों जरूरी है कॉन्स्टिपेशन के लिए। एनर्जी एक्स्ट्रा बताया, कब कब, प्रेगनेंसी में 300 से 350 और लैक्टेशन में 500 से 550, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 100 से 150। सैनिटरी वर्क है तो 1900 किलो कैलोरी, मॉडरेट वर्क है 2230 किलो कैलोरी, हार्ट रेट हार्ड वर्क कर रही है तो 2850 किलो कैलोरी। प्रेगनेंसी में जोड़ेंगे कितना 300, लैक्टेशन में कितना जोड़ेंगे 550। प्रोटीन कितना, जितना किलो व्यक्ति उतना ग्राम, यानी 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से देनी है। एक्स्ट्रा 23 ग्राम जो है वह जोड़ते हैं प्रेगनेंसी में, और लैक्टेशन में 19 ग्राम अर्ली में और 13 ग्राम लेट में हम जोड़ देते हैं। इसके अलावा कैल्शियम है 450 से 500 मिलीग्राम पर डे, प्रेगनेंसी में 1000 मिलीग्राम, लैक्टेशन में 1200 तक दे सकते हैं, 1000 से 1200 मिलीग्राम। आयरन 18 से 30 नॉर्मली, प्रेगनेंसी में 35 से 60। कुछ पॉइंट्स, बच्चों में कितना एलिमेंटल आयरन, तो 20 mg एलिमेंटल आयरन होगा, 0.1 mg फोलिक एसिड होगा, 100 टैबलेट देंगे 1 साल में। प्रेग्नेंट फीमेल है तो रोज लेगी टैबलेट और 100 गोलियां दी जाएंगी, और इसके अंदर एलिमेंटल आयरन कितना होगा 100 mg एलिमेंटल आयरन और 0.5 mg फोलिक एसिड होगा। कब शुरू करते हैं, तो 16वें वीक से शुरू कर सकते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर, दोनों में जो भी ऑप्शन मिले ध्यान रखना, सेकंड ट्राइमेस्टर अब मैक्सिमम चांस है 16वें वीक से। और कब कितनी देते हैं, 100 गोलियां देते हैं। कब लेना चाहिए, तो जस्ट बिफोर खाना खाने के या खाना खाने के दौरान। कुछ साइड इफेक्ट मैंने बताया, याद रखना, डार्क स्टूल वाला, दूध के साथ नहीं देते, विटामिन सी के साथ देना है और ड्रॉपर की सहायता से देना है। कलर ब्लू कलर की होती है एडोलसेंट वाली, प्रेग्नेंट वाली होती है रेड कलर की। एडोलसेंट वाली वीकली दी जाती है और इन्हें बोलते हैं, ये सवाल आया था सीएचओ के एग्जाम में, क्लियर है, सीएचओ में वीकली, इसका नाम है वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रक्षा करता है, 0.5 mg पर डे के हिसाब से देते हैं। स्ट्री न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किया तो फिर तो पहले ही चालू कर दो, प्रेगनेंसी से पहले 6 वीक पहले या 3 महीने पहले चालू कर सकते हैं, और नॉर्मल है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो चालू कर ही दी जाएगी। चलेगा, आगे बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। यह याद रखना है, विटामिन ए नहीं देते हैं, अवॉइड करना है इसे, अवॉइड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में से नहीं देना है बिकॉज इट मे कोज अबॉर्शन, यह अबॉर्शन कोज कर सकता है, इस वजह से आपको इसे काम में नहीं लेना है प्रेगनेंसी के दौरान। क्लियर है, तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने डाइट से रिलेटेड डिस्कस कर लिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा जो आपने ओबीजी में भी पढ़ लिए होंगे, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, इनको भी ध्यान रखना आपको कि कौन कौन सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी आती हैं। जैसे जब महिला प्रेग्नेंट हो रही है तो उसकी एज 35 से ज़्यादा है, महिला का वजन 40 किलो से कम है, महिला को मल्टीपल प्रेगनेंसी है, HIV एड्स से ग्रसित है, हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है, ओलिगोहाइड्रोमनियास है, पॉलीहाइड्रोमनियास है,
उसका हाइट जो कम है 140 सेंटीमीटर से कम है, इन सबको हम किस में इंक्लूड करते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में। तो उन्हें भी देख लीजिएगा कौन कौन सी हाई रिस्क प्रेगनेंसियां आती हैं, जस्ट आपको रिमेंबर रखना है इनको भी। पहला है प्राइमी ग्रेविडा, एज 35 साल से ज्यादा, पहली बार गर्भावस्था धारण कर रही है और उम्र 35 साल हो गई, बुढ़ापे में प्रेगनेंसी कंसीव करी जा रही है, तो क्या हो सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की संभावनाएं हैं। दूसरा मैटरनल वेट, भाई वेट कितना है 40 किलो से कम, यानी वजन तो बच्चों वाला है और गर्भावस्था धारण कर रही है, तो भी है क्या है ये, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। दूसरा हाइट, हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है और प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, इसका मतलब वजन लंबाई बच्चों के समान और प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, तो भी कैसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इसके अलावा एडल्टी ग्रांड मल्टीपीरियाग्रा है तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं तो भी कैसी है ये, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, होती है। उसके अलावा HIV की हिस्ट्री हो, हेपेटाइटिस बी की हिस्ट्री हो, हेपेटाइटिस सी की हिस्ट्री हो, तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में इंक्लूड करेंगे। कोल्ड प्रोलैप्स का पहले हिस्ट्री रहा हुआ हो तो इसे हाई रिस्क में इंक्लूड करेंगे। एंटीपार्टम हैमरेज, अक्लम्सिया और प्री अक्लम्सिया जो हैं, अगर ये हैं तो भी किस में इंक्लूड करेंगे, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। माल प्रेजेंटेशन है, बच्चा प्रॉपर नहीं है, सिपेलिक प्रेजेंटेशन में नहीं है, पॉडलिक में है, ब्रिज में अलग अलग प्रकार के प्रेजेंटेशन आ रहे हैं, तो हम किस में इंक्लूड करेंगे, माल प्रेजेंटेशन में। नॉर्मल सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोल सकते हो। इसके अलावा क्रॉनिक सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस, अगर कोई इन्फेक्शंस हैं तो ये सारी की सारी चीजें हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चली जाएंगी। इसी के साथ में हमारा जो ANC का पहला पोर्शन था, बोले तो जो हमने पढ़ा एंटीनेटल केयर, उसमें सबसे पहला प्रीनेटल केयर, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर लेबर स्टार्ट होने तक का समय जो था, उसमें जो जो हम केयर कर सकते थे, सवाल आने की संभावना रखते हैं एग्जाम में, वो हमने क्लियर कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। सारे पोर्शन यहां इंक्लूड किए हैं। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जैसे कैल्शियम वाला, प्रोटीन वाला, एनर्जी वाला, फोलिक एसिड वाला, आयरन वाले सारे सवाल आते हैं। तो हम इस क्लास में बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए हैं। पूरी एजुकेशन मैंने बता दी है, हाइजीन बताया, ब्रेस्ट चेंजेज आपको बता दिए हैं क्या क्या हो सकता है, ब्रेस्ट मसाज को अवॉइड करने के बारे में बता दिया है, स्लिप आपका ट्रैवलिंग के बारे में बता दिया, इंटरकोर्स करने के बारे में बता दिया, कब क्या ध्यान रखना है, सारे पॉइंट्स आपको एजुकेशन में मैंने बताए हैं। ड्रेस सेंस फीमेल का, डाइट में आपको वाटर के बारे में, हाई फाइबर डाइट के बारे में, एनर्जी के बारे में, कैल्शियम के बारे में, फोलिक एसिड के बारे में और आयरन के बारे में, और फाइनली विटामिन ए को अवॉइड करने के बारे में। इसके अलावा हमने बात किया है कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के टॉपिक्स। इसी के साथ पहला पोर्शन खत्म होता है एंटीनेटल केयर का, बोले तो प्रीनेटल केयर। आने वाली क्लास में हम बात करेंगे इंट्रानेटल और पोस्टनेटल केयर और खत्म कर देंगे ANC को। तो मिलते हैं अगली क्लास में इंट्रानेटल केयर और पोस्टनेटल केयर के साथ में। आज क्लास में इतना ही।